दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है। आज हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में, जो कि कल ही दिल्ली में खत्म हुई है, उसी के बारे में। लेकिन उसको जानने से पहले वीडियो को जरूर एंड तक देखना, लाइक एंड शेयर, कमेंट ऑल्सो, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर इसकी बात करें G20 समिट की, तो ये दिल्ली में हुई और यहाँ पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट बहुत सारी, उनमें सबसे बड़ी है कि अब G21 बन गया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया गया है एज अ 21st मेंबर। और अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इथियोपिया में है। टोटल इसके 55 मेंबर्स हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ऐसे ही अफ्रीकन यूनियन है, वो अब इसका पार्ट हो गया है। और पीएम मोदी ने इसको फाइनलाइज करा, और जब पूरा तरीके से एक्सेप्ट हुआ कंसेंसस के साथ, तब पूरी तालियां बजी और हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया एक ही बार में। क्योंकि ऐसा लास्ट हुआ ही नहीं था, जब से G20 बनी है तब से लास्ट कुछ मेंबर्स ऐड हुए थे, तभी G20। और अब सीधा इतने सालों के बाद सीधा G21 बनना, ये एक बहुत ही रिमार्केबल बात है। और स्पेशली दिल्ली में हुआ, हमारी समिट में हमने करवाया, तो इसका और ज्यादा इतनी सक्सेसफुल बनने जाती है। साथ में जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन था, कि जो कि एक साइन होना था, कि जो भी बातें हुई उस पे सबकी सहमति, वो बिल्कुल 100% आई। हमने पूरी वर्ल्ड मीडिया को चौंका के रख दिया कि ऐसा कैसे हो गया कि सारे मान गए एक ही बात पे। नहीं तो पिछले 4 साल से कोई भी ऐसी साइन नहीं हुई जिसपे सारी 20 की 20 कंट्रीज ने साइन करा हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पिछले 4-5 साल से, लेकिन अब ऐसा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन वॉर का बहुत बड़ा इसमें वो था, कि उन पिछली बार जब बाली में हुई थी इंडोनेशिया 2022 में, तब सारा टाइम बस उसी की बात हुई थी। मतलब यूक्रेन का मेंशन पूरे डॉक्यूमेंट्स में 42 टाइम्स था, और इस बार सिर्फ 4 बार मेंशन है। और वही सारे बोल रहे हैं कि ऐसा करके दिखाया, इतनी ज्यादा तरीके से फ्लिप कर दिया डिप्लोमेसी को इंडिया ने, कि उन्होंने बोला है कि और भी हमारे पास बहुत मोटिव है, क्योंकि 500 डेज से ज्यादा यूक्रेन वॉर चल गया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सारा दिन बस उसी को ही लेके बैठे रहेंगे। और भी हमारे पास इश्यूज हैं, टेररिज्म का, क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि इस साल भी ऑलमोस्ट हर कंट्री ने क्लाइमेट चेंज को महसूस करा है, चाहे वो यूएस हो गया, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो गई, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सभी ने। तो उसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत है, ना कि इनके ऊपर। तो सिर्फ यूक्रेन का 4 टाइम्स मेंशन हुआ पूरे डॉक्यूमेंट्स में। और टोटल आप अगर अनेक्स्चर्स या वो देखो, कितने अलग अलग छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स या अलग अलग एक्शन ग्रुप साइन हुए या बने, वो टोटल 112 हुए, जो कि बहुत बड़े। पिछले 5 साल में 2019 में तो सिर्फ 20 हुए थे। लास्ट ईयर भी सिर्फ 50 पे हो पाए। उससे पहले भी जब 2020 में भी, 2021 2020 में भी बहुत ही कम हुए, 30-63 ऐसे हुआ। तो सबसे ज्यादा हुए। और साथ ही में पीएम मोदी ने, हमने इंडिया ने बेसिकली एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च करी, जिसमें यूएस और भी कई सारे, फ्रांस, इटली, बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो कि ट्रेनिंग इससे और आगे पता चलेगा। जब भी आएगा तो मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायोफ्यूल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, और अब हम पूरे ओवरऑल प्रमोट कर सकते हैं कॉपरेशन के साथ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसको लॉन्च कर चुके हैं साथ में, क्योंकि वो इनिशिएटिंग मेंबर्स बन चुके हैं। और साथ में सबसे बड़ा, कि हम इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोपियन का एक कॉरिडोर बनेगा, जो कि होगा ब्रिजेस, साथ में केबल्स, अंडर सी केबल्स, और साथ में पोर्ट्स को जोड़ते हुए, क्योंकि शिपिंग लेन्स भी बनाई जाएगी इसके लिए। और ये पूरा साइन हो चुका है, और बहुत ही जल्द इसके ऊपर आप देखोगे अलग अलग एक्शन ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बेसिकली अभी लॉन्च करा है इंडिया, यूएस ने, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। बहुत ही तेजी के साथ ही हुआ है। ये बोल रहे हैं कि शिपिंग लेन बनेगी इंडिया से लेके यूएई, फिर वहां से ट्रेन बनेगी पूरा इसराइल तक, और फिर वहां से अगेन ये जाएगा ग्रीस या और आगे तक, ताकि पूरे यूरोप को हम ट्रेड के थ्रू कनेक्ट कर सके, और बिल्कुल ज्यादा नॉर्मलाइज और बिल्कुल सिंपल क्लियर कट लॉज हों, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो इनवॉइस का, कभी भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत ना आए, ट्रेड में। और ताकि और ज्यादा हम लूजन अप करें अपनी इकोनॉमी को, ट्रेड को खोलें, ताकि और ज्यादा एक्सपैंड, क्योंकि एज पूरी हम दुनिया में ग्लोबल रिसेशन या इन्फ्लेशन को महसूस कर रहे हैं, जो वो कम होगी इससे। और ये बेसिकली एक मैसेज भी है यूएस का चाइना की तरफ, कि चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। बेसिकली ये एक न्यूट्रलाइज टारगेट हो जाएगा बीआरआई को पूरी तरीके से खत्म करने है, क्योंकि अभी तक भी बीआरआई सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने भी, जैसे एक इटली है, वो इसका मेंबर भी है, और अब वो बीआरआई का मेंबर, क्योंकि बीआरआई में उसने बोला था कि हमने कर तो लिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा हम नुकसान झेल रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं होने को आ रही, और पैसे हमें, क्योंकि बार बार हम पे लोन चढ़े जा रहा। तो यही है। और साथ में ये यूएस, अगर आप देखो तो यूएस इससे बिल्कुल दूर है। मतलब यूएस का कोई मेल ही नहीं है इसका, कि इंडिया, मिडल ईस्ट
बाकी यूरोप। लेकिन यूएस कहाँ से, यूएस से थोड़ी ना कोई हम लाइन या कोई ट्रेन बिछाएंगे, लेकिन वो इसीलिए इंटरेस्टेड है ताकि उसको न्यूट्रलाइज करना है। चाइना की पोजीशन, साथ में इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है ईरान और रशिया के लिए, वो बहुत कम करना चाहता है, ताकि वो चाहता है कि इंडिया इतना ज्यादा ट्रेड, वेपन्स और भी कोई टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज के लिए वो रशिया और ईरान पे बिल्कुल कम होते जाए, ताकि हम पूरी तरीके से उसको आइसोलेट कर सके। तो उसमें भी काफी हद तक होगी। इसके बाद जैसे ये बनना स्टार्ट हो गई है, इसके ऊपर बातचीत शुरू होगी, बहुत ही जल्दी हो गया कि आप ईरान की जो इन्फ्लुएंस है, जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, वो बहुत कम हो जाएगी इसी के लिए। और तभी बोल रहे हैं क्योंकि जब यूएस ने इसको डॉक्यूमेंट पूरा निकाला और बोला कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीडिशनली फास्ट इसका हमें रिपोर्ट चाहिए, और बेसिकली बोला कि अगले 60 डेज में, मतलब अगले 2 महीने में, आप देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी और इसको फाइनलाइज करा जाएगा, इसके ऊपर लॉज बनाए जाएंगे, क्योंकि हर कंट्री को अपने लॉज एक तरीके से पूरी तरीके से चेंज करने पड़ेंगे, चाहे वो शिपिंग के लिए हो, चाहे वो ट्रेड, अलग अलग ब्रिजेस, पोर्ट्स हो गए, अंडर सी केबल्स हो गई, और यहाँ तक कि और ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फ्री करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी देखी जाएगी। तभी बोल रहे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और अगर इसी के साथ बोलते हैं कि ये हमारा G20 का एंड हुआ, क्योंकि G20 में बहुत सारी चीज़ें होती है, खाली ये लास्ट होता है, लास्ट राउंड होता है, लास्ट फेज होता है, जब सारे स्टेट लीडर्स आके एक साथ मिलते हैं। तो कि इसमें, क्योंकि हम वैसे भी, हमारी डिप्लोमेसी भी सक्सेसफुल हो गई और इकोनॉमिक वाइज भी ये कॉरिडोर अप्रूव हो गया, मतलब साइन हो गया। बहुत ही जल्द आप देखोगे इस पे और ज्यादा डेवलपमेंट्स आएगी, जो भी आएगी उसकी मैं एक नई अलग वीडियो लेके आऊंगा। अब अगर सबसे पहले बात करें कि G20, या अब मैं बोलूँ G21 होने वाला है, उसके बारे में, क्योंकि उसकी हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है कि इसका क्या सच्चाई थी और कैसे ये आया। अगर इसको जानने के लिए पहले हमें G7 जानना पड़ेगा, क्योंकि 1979 में, जब सबसे पहले, बेसिकली 1970s के डेकेड में, जब ऑयल क्राइसिस शुरू हुई, मतलब गल्फ कंट्रीज ने, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज्यादा तेल को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो यूएस, कनाडा, इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस, जो कि उस टाइम पे पावर हाउसेस थे पूरे यूरोप के और वर्ल्ड के, उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कम होने लगी। उन्हें बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ती चली गई, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें बढ़ गई। तब उन्हें लगा कि नहीं, हमें कोई ना कोई एक तरकीब निकालनी पड़ेगी कि ऐसा कैसे हम बचा जाए। तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्रीज की, जितने भी उनकी सब फाइनेंस मिनिस्ट्रीज थी, उनके मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज मिलने लगे। तब से G7 का हुआ। बेसिकली 1979 में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था G7, जिसमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, और उसमें सबसे पहले था आपका यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, यहाँ तक कि वेस्ट जर्मनी उस टाइम पे, इटली और स्पेन, उससे हुआ ये बना। और फिर धीरे जापान की भी एंट्री हुई, और जापान भी हुआ। और 1979 1976 में कनाडा ऐड हुआ, 1917 और बनता गया, और 1979 में ये फाइनलाइज हुआ कि नहीं, अब फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं, अब इसको पूरा प्रॉपर हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और ज्यादा हम बातों पे बात करेंगे, जैसे कि अलग अलग एजेंडा सेट होंगे, जैसे कि फॉरेन पॉलिसीज हो गई, क्या वेपन्स की हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी, साइंस, कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम बहुत ज्यादा सबको स्पेस रेस और साइंस में तो साइंस के ऊपर अलग अलग बातें होने लगी, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मतलब पूरा हर चीज पे बात होने लगी। और 1998 पे रशिया भी ज्वाइन हुआ, तब से G8 हुआ। लेकिन उसके बाद 2014 में, जैसे कि आपको पता होगा, रशिया ने क्राइमिया को इन्वेड करा और अपनी कंट्री मैनेज कर लिया, तब से दोबारा से G7 हो गया है, और तब से उनकी मीटिंग होती है। और उसके बाद अब बारी G7 की हो। अब G7 तो चल ही रहा था अच्छे खासा, लेकिन फिर से एक चीज होती है कि 1970 के 9 के टाइम पे ही एक और हादसा होता है, बेसिकली, जो कि एशियन इकोनॉमीज है, जो कि ईस्ट एशियन इकोनॉमी, जैसे कि साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी करेंसी डेप्रिशिएट होने लगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत हाई थी इन कंट्रीज में। उसके बाद यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत जगह सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देखने लगी, क्योंकि इतने ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट हुए कई जगह, बहुत ज्यादा बुरी हालत। और ये इसका खाली इन 3 कंट्रीज पे नहीं था, इसका था पॉपुलेशन की, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, अब कैसे करें, कैसे संभालें। तो चाइना, जापान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, मतलब बेसिकली पूरे ईस्टर्न एशिया ने महसूस करा इसका, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना जुड़ा हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस इतना आ चुकी थी। तब लगा बड़ी बड़ी इन G7 कंट्रीज को कि नहीं, अब हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो बहुत ग्लोबलाइजेशन का जमाना, बढ़ चुकी है कंट्रीज, अब हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, कैसे करें।
तब फिर इन्होंने और सारी कंट्रीज को ऐड करा, उसमें भी तब भी ये सारी नहीं हुई कि इंडिया भी नहीं हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में, उसमें रशिया हो गया, जिसमें और ज्यादा इसकी मीटिंग्स होने लगी, साउथ अमेरिका से ब्राजील हो गया, मेक्सिको हो गया। उसके बाद ये धीरे 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 फाइनली 1999 के करीब इसको और ज्यादा तरीका दिया, और ज्यादा इसमें इंडिया, चाइना, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, तो हर एक कॉन्टिनेंट से, मतलब दो जो कि सबसे बड़े पावरफुल कंट्रीज थे या जिनकी इकोनॉमीज वो चलाते थे, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अफ्रीका से सिर्फ अभी तभी भी बोलते हैं अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया कि सिर्फ साउथ अफ्रीका को ही ऐड करा, और उसके बाद इसको इसकी भी अभी फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन और सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने लगी, ताकि सिर्फ हम एक बार फॉरेन मिनिस्टर्स की करेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर की। उसके बाद आता है सबसे बड़ा खतरा कि भाई जब इन्हें लगा कि नहीं, अब सीधा फॉर्मलाइज करना ही पड़ेगी, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और उसमें आता है 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि यूएस से स्टार्ट हुई, लेकिन यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑलमोस्ट सभी ने इसका महसूस करा था इम्पैक्ट। और तब से ये ज़्यादा फाइनलाइज हुई और यहाँ पे स्टेट लीडर्स मिलने लगे, मतलब उनके हेड्स मिलने लगे। और उसके बाद लगा कि नहीं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस बढ़ रही है, खाली इकोनॉमिक ग्रुप नहीं रहेगा, इसके बाद हम टेररिज्म, ग्लोबल ऑर्डर को कैसे डिसाइड करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया गया, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, ऐसे अलग अलग हो गया, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया कि नहीं, आपको भी आना चाहिए और आपको अपनी इंफॉर्मेशन और वो सब शेयर करनी चाहिए। और तब से हर साल ये होने लगा, मतलब स्टेट लीडर्स का। उससे पहले सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स का ही होता था, कभी कभार फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स का भी हो जाता। तो इससे पता चलता है कि ये 2008 में जाके फाइनली ग्रुप को एक पूरा सब्सटेंस मिला और ये आने लगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे एजेंडा सेट होते हैं पहले की, ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में अभी 9 और 10 सितंबर को था सिर्फ 2 दिन, तो 2 दिन में सारी बातें होगी, ऐसा नहीं हुआ। ये बन रहा है कम से कम मार्च के बाद से इसमें मीटिंग होने लगी, चाहे बिजनेस की मीटिंग, B20 मीटिंग बोलते हैं, Y20 यूथ की होती है, स्पोर्ट्स की होती है, कल्चर की अलग मीटिंग होती है, वुमेन लेड डेवलपमेंट की अलग मीटिंग होगी, क्लाइमेट चेंज यानी कि सारे एनवायरमेंट और फॉरेन, जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड होंगे, क्लाइमेट चेंज से मिनिस्टर्स, वो भी बात करेंगे। तो ओवरऑल पूरा होता है, सब मिनिस्ट्रीज की मीटिंग्स होती हैं अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग दिन पे। तो इस बार इंडिया था प्रेसिडेंट, तो इसीलिए इंडिया को मिला यहाँ पे सारा कुछ करने का, इसलिए मार्च से ऑलमोस्ट ये लग चल रहा है, कभी इंदौर में, कभी गोवा में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में। यहाँ तक आपने सुना होगा कि बहुत पहले ये लद्दाख और श्रीनगर में मीटिंग्स हुई थी, इसीलिए हुई थी वो, ताकि और ज्यादा हम पूरे इंडिया को बेसिकली कवर कर दिया था। इतनी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, तो खाली ये नहीं कि खाली दिल्ली में होते हैं तो बाकी किसी स्टेट में, और ऐसे खाली इंडिया में नहीं, हर कंट्री में। अब जैसे पिछले नेक्स्ट लास्ट ईयर इंडोनेशिया में हुई थी, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 6 महीने पहले से या 5 महीने पहले से मीटिंग्स चालू हो जाती है, अलग अलग बिजनेस हेड्स की, इंडस्ट्रीज की, साइंस एंड टेक की, डिफेंस की, अलग अलग सब चीजों की। और उसके बाद जाके फाइनली सिस्टम सिस्टम होता है जब स्टेट लीडर्स मिलते हैं, और उसमें भी ऐसे नहीं मिलते, हर स्टेट लीडर अपनी कंट्री से एक कोई पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, जिसे बोलते हैं शेरपा, जो कि सारा उनका एजेंडा डिसाइड करता है। और ओवरऑल अगर सबका एजेंडा डिसाइड करे तो मतलब टोटल 20 शेरपा हो गए, और ट्रॉयका सिस्टम के थ्रू ये डिसाइड होता है एजेंडा। जैसे फॉरेन पॉलिसीज पे बात करेंगे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, या वुमेन लेड डेवलपमेंट पे, या किसी पे भी, तो उसके लिए ट्रॉयका सिस्टम होता है। यानी कि प्रीवियस प्रेसिडेंट जो कि इंडोनेशिया था, इस बार का प्रेसिडेंट जो कि इंडिया है, और नेक्स्ट ईयर का प्रेसिडेंट यानी कि ब्राजील, तो इन तीन बैठ के ये डिसाइड करेंगे, और शेरपा डिसाइड करते हैं। जो इस बार हमारा थीम था, जो इंडिया ने डिसाइड करा था, वो था ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और वासुदेव कुटुम्बकम। मतलब वासुदेव कुटुम्बकम मतलब द वर्ल्ड इज आवर्स ओनली। तो उससे पता चलता है द वर्ल्ड इज यूनाइट, पूरे यूनाइटेड रखने की कोशिश करी, और इंडिया इसमें बहुत सक्सेसफुल भी हो गया, जब सारे स्टेट हेड यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर राजघाट पे गए हमारे फादर ऑफ नेशन को एक श्रद्धांजलि देने उनसे वहां पे एक बार। तो सारे देख रहा था कि ऐसी विजिट कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपको 20 बड़े बड़े कंट्रीज के हेड एक ही बार में मिले। इसमें बस ये था कि एक व्लादिमीर पुतिन मिसिंग थे, रशिया के प्रेसिडेंट, क्योंकि वो आए नहीं थे। बाकी शी जिनपिंग, उनको तो क्या ही कोई मिस करेगा, लेकिन ठीक है वो भी मिस थे। बाकी उनकी जगह चाइना के वाइस प्रीमियर आए थे, और रशिया से आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। तो उससे पता है कि सारे इतने बड़े बड़े लीडर्स एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे, इतना जगह, ऐसी
स्पेशल जगह पे मौजूद होना उससे पता जाता है कितना ज़्यादा ये मीटिंग कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। और हमने वर्ल्ड मीडिया को भी धोखा में दे दिया, मतलब उनको भी पूरा गलत कि दिल्ली डिक्लेरेशन पे कोई भी साइन नहीं करेगा या पिछली बार या और बारों की तरह ये साइन, लेकिन इस बार पूरा कंसेंसस मिला। तो जब पूछा बाद में कि डॉक्टर जयशंकर से, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने यही बोला कि बाली वॉज बाली, दिस इज दिल्ली। तो इसका मतलब यही है कि सब अलग अलग होता है। अब ये नहीं कि हर दिन हर बात हम बस यही बात करेंगे कि यूक्रेन वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और भी पूरी दुनिया में इतने ज्यादा हमारे पास इश्यूज हैं फाइट करने के लिए कि हम एक इश्यूज पे स्टिक नहीं रह सकते। तो ओवरऑल ये बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही बढ़िया रहा। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा हर चीज, सारी चीजों में। तो देखते हैं आगे इसका, जो मैंने आपको कॉरिडोर बताया इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप, उसको कैसी डेवलपमेंट्स होती है, क्योंकि अगले 2-3 महीने बस वही न्यूज में रहेगा। तो आपको जो भी उसकी नई अपडेट्स आएगी वो इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो गिव योर सजेशंस कि आपको कैसी लगी वीडियो। एंड आप फर्स्ट टाइम आया चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।